दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से प्रोबेबिलिटी की कॉर्नर वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के कुछ अप्रोचेस की बात करने वाले हैं। आप इसको अप्रोचेस बोलिए, आप इसको डेफिनेशन बोलिए प्रोबेबिलिटी की, या फिर आप इसको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, कौन कौन से अप्रोचेस हम लोग यूज़ करते हैं, और उन्हीं अप्रोचेस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली 3 अप्रोचेस की बात करेंगे, एक एक करके हम लोग उन सारे अप्रोचेस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्लासिकल अप्रोच से। ठीक है, ये वाला जो अप्रोच है इट इज द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट अप्रोच। अब देखिए, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी को स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग इसी अप्रोच को ही पढ़ते हैं। आपने प्रोबेबिलिटी की सबसे फेमस जो एक फॉर्मूला होता है वो आपने देखा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जैसे लिखा हुआ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ लाइकली इवेंट्स। जैसे कि अगर बात करें, मान लीजिए एक बैग है, ठीक है, इस बैग के अंदर में 5 रेड बॉल पड़ी हैं और 4 ब्लू बॉल पड़ी हुई हैं। अब आपने इस बैग में से एक बॉल को अगर ड्रॉ किया, ठीक है, तो अब आपने जब इस बैग से एक बॉल को निकाला, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें जो आपने बॉल निकाली है उस बॉल के रेड होने के क्या चांसेस हैं, तो आप देखिए यहाँ पर फेवरेबल इवेंट्स कौन से होंगे। आपके पास में कितनी टोटल रेड बॉल है, आपके पास में 5 टोटल रेड बॉल है, और टोटल बॉल्स कितनी है, 5 और प्लस 4 9 बॉल्स है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल के आने की वो है 5, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ लाइकली इवेंट, मतलब कि 5 प्लस 4 यानी कि 9। तो यहां पर आप बोलेंगे कि जो रेड आने की प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल आने की, वो है 5/9। तो ये जो क्लासिकल अप्रोच है ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल अप्रोच। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, तो इसीलिए इसको मैथमेटिकल अप्रोच भी बोला जाता है, क्योंकि एक फॉर्मूला इसमें स्पेसिफिक दिया हुआ है, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी वैल्यू को प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेट करते हैं। और साथ ही साथ ये सबसे पुराना मेथड होता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने का, और इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं लॉजिकल और प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि क्लासिकल अप्रोच हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि जो क्लासिकल अप्रोच है उसको हम लोग लॉजिकल अप्रोच भी बोल सकते हैं, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, साथ ही में इसको हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच भी बोलते हैं। और इसमें एक फॉर्मूला हम लोगों को स्पेसिफिक दिया हुआ है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। वो फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ लाइकली इवेंट्स। ये हम लोगों को फॉर्मूला दिया गया है इस अप्रोच, इस डेफिनेशन या इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। अब देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस अप्रोच की। तो वो लिमिटेशंस क्या है, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने देखा होगा, ये देखिए लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब जब ये अप्रोच को हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें एक अजम्पशन दी हुई है कि जो हमारे इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली मैंने आपको लास्ट वाली जो वीडियो थी प्रोबेबिलिटी की, उसमें मैंने टर्मिनोलॉजीज में आपको बताया था कि इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं। जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड और टेल ये दोनों इवेंट आने के चांसेस है, तो दोनों के दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो यहाँ पर 1/2 और 1/2 निकल करके आती है। तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, मतलब इन दोनों के इक्वल चांसेस हैं उसमें, मतलब अकर होने के। तो दिक्कत ये हो जाती है कि जब आप एक्चुअल उसमें सिनेरियो में देखेंगे तो हर एक इवेंट की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। जैसे अगर आप वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग में इक्वली लाइकली इवेंट्स वहां पर नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए अलग अलग अप्रोचेस हम लोगों को मिले हुए हैं जो कि अलग अलग सिचुएशंस में यूज होती हैं। तो जब हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं वेदर की, या फिर हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, तो वहां पर जो इवेंट्स होते हैं वो इक्वली लाइकली नहीं होते, तो वहां पर ये वाला जो अप्रोच है हमारा क्लासिकल वाला, ये फेल हो जाता है। दूसरी चीज ये क्या बोल रहा है, लूजेज यूटिलिटी व्हेन द नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इज वेरी लार्ज और अनसर्टेन। तो हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल अप्रोच का यूज कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों के पास में जो पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम होगी उसको कैलकुलेट करने में। और लास्ट ये बोल रहा है समटाइम्स नॉट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। आपके पास में अगर फेवरेबल इवेंट की एक्चुअल में गिनती है ही नहीं, आप उसको काउंट कर ही नहीं सकते हो, अगर तो फिर आप उसको कैसे आप उसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू को निकालेंगे। तो ये 3 लिमिटेशन इसकी बेसिकली दी हुई हैं। इन्हीं 3 लिमिटेशन की वजह से हम लोगों के पास में दूसरे अप्रोचेज आते हैं, उनका हम लोग कई अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं। मतलब 3 अप्रोच ही मैंने बात करी आपसे, एक देखिए होगा क्लासिकल अप्रोच, एक होगा स्टैटिस्टिकल अप्रोच, और एक होगा हम लोगों का सब्जेक्टिव अप्रोच।
तो अलग अलग सिचुएशन में ये सारे के सारे मेथड अप्लाई होते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वैसे क्लासिकल होता है, और उसके बाद स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी हम लोग, वो सब्जेक्टिव अप्रोच जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिकल अप्रोच का ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच की। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल अप्रोच में क्या लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पेरिकल अप्रोच। अब स्टैटिस्टिकल अप्रोच में देखिए यहाँ पर एक बड़ी लंबी चौड़े से पैराग्राफ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इफ द ट्रायल्स बी रिपोर्टेड अ ग्रेट नंबर ऑफ टाइम्स अंडर एसेंशियली द सेम कंडीशंस देन द लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट एन इवेंट हैपेंस टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एज द ट्रायल्स इंक्रीजेस टू इनडेफिनेटली इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। अब इसका क्या मतलब है, देखें सपोज यहां पर हम लोगों ने कॉइन को टॉस किया, ठीक है। अब कॉइन को हम लोगों ने मान लीजिए 10 टाइम्स अगर टॉस किया है, और यहां पर 10 टाइम्स जब हमने टॉस किया तो उसमें हमारा 7 बार हेड आया, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे इसकी हेड की, तो ये क्या निकल करके आएगी, ये होगी आपकी 7/10 यानी कि 0.7। इसके बाद आपने फिर से 10 टाइम इसको टॉस किया, तो अब देखिए आपने पहले 10 बार टॉस किया था, फिर आपने जब दोबारा 10 बार टॉस किया तो आपने टोटल नंबर ऑफ कितने टॉस कर लिए, 20। और यहाँ पर जब आपने 10 बार इसमें टॉस किया था तो आपका जो हेड है वो सपोज आया 4 बार, ठीक। तो 4 बार जब आपका हेड आया है तो आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, 20, और टोटल उसमें हेड कितनी बार आ गया, 7 + 4 यानी कि 11। तो 11/20 हो जाएगा। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.55। इसके बाद फिर आपने 10 बार टॉस किया उसको, तो जब आपने इस बार 10 बार टॉस किया तो मान लीजिए आपका 5 बार हेड आ गया, तो आपने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, 20 पहले हो गए थे प्लस इसमें 10 हो गए यानी कि 30 हो गया। और आपने जो हेड आपका है वो कितनी बार आ गया, 7 + 4 यानी कि 11, और 11 और +5 यानी कि 16। तो ये हो जाएगा 16 / 30, क्योंकि 30 हमारे ट्रायल हो गए थे। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये समवॉट अराउंड आएगा आपका 0.55 की समथिंग कुछ आएगा, आगे वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद आप फिर 10 बार टॉस करेंगे, फिर 10 बार टॉस करेंगे, फिर 10 टाइम्स टॉस करेंगे, तो ये टॉस करते जाएंगे और आपको इसी तरीके से वैल्यूज मिलती जाएंगी इसके पास में। तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी, देखिए कभी आपकी हो सकता है 0.4 आए, कभी आपकी हो सकता है 0.7 आए, कभी 0.6 आए, कभी 0.61 आए, कभी 0.54 आए। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज मिलती जाएंगी प्रोबेबिलिटी की। तो हम लोगों ने ये जो वैल्यूज निकाली है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए क्या होता है, अगर हम लोग इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करें, यहां पर हम लोग ले लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहां पर हम लोग ले लेते हैं अपने नंबर ऑफ ट्रायल्स। मान लीजिए हम लोगों ने 50 बार ट्रायल किए, फिर उसके बाद हम लोगों ने 100 ट्रायल किए थे, फिर उसके बाद हमने 150, फिर 200 और फिर उसके बाद 250 और ऐसी कंटिन्यू चलता गया आगे तक। अब आपने जब 50 टाइम्स टॉस किया था तो आपका यहाँ पर मान लीजिए 0.7 आ रहा था। फिर जब आपने 100 बार टॉस किया तो आपका यहाँ पर आ रहा था, फिर 150 किया तो यहाँ पर आ रहा था, फिर 200 किया तो यहाँ पर आ रहा था। उसके बाद इस तरीके से आप करते गए आगे तक चलता गया। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे उस पर कर्व पे, तो ये कुछ इस तरीके का आपको कर्व मिलता जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन है आगे जा करके धीरे धीरे ये लाइन फ्लैट होती जाएगी। तो यहाँ पर जब आप इसको निकालेंगे, इसका ट्रेंड अगर निकालेंगे तो ये समवॉट अराउंड उसके आएगा 0.5 के, क्योंकि देखिए जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं 0.5 के बराबर ही है। तो इन रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का अगर आप एवरेज करेंगे तो ये 0.5 के ही आसपास में होगा। जब हमारा n, मतलब ये जो इसके अगर पूरा समराइज किया जाए इसको, तो ये बोलता है कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ ट्रायल अप्रोच करता जाता है इन्फिनिटी को, तो हमारी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ऐसी वैल्यू को अप्रोच करती है जो कि हमको प्रोबेबिलिटी देती है सिंगल ट्रायल की, ठीक है। मतलब देखिए हमारा पहली बार में जब किया तो 0.7 आया, फिर 0.55, फिर 0.4, 0.7 इस तरीके से आया। तो ये जो तरीका स्टैटिस्टिकल अप्रोच में हमको बता रहा है, यहाँ पर एक एवरेज हमने निकाल लिया तो ये 0.5 आया। अब इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि जब अब आप सिंगल ट्रायल करेंगे, मतलब आप सिंगल अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें 0.5 चांसेस होंगे हेड के आने के। तो जो हमारा कॉइन होता है उसमें हमको पता है कि हेड और टेल यही दो आउटकम होती हैं। तो जो इन दोनों की आउटकम निकल करके आती है, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी वो 1/2 यानी कि 0.5 और 0.5 ही होती है।
तो अगर हम लोग इस अप्रोच के हिसाब से चलें तो अगर हमारे वैल्यू ये जो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, ये 0.5 आ रही है, तो इसका ये कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है कि जब हम सिंगल ट्रायल को परफॉर्म करेंगे तो उस सिंगल ट्रायल में हमको इतने चांसेस है कि हेड मिल जाएगा, मतलब 0.5 चांसेस है कि हमको हेड वहाँ पर मिलेगा। तो ये पूरा था हमारा स्टैटिस्टिकल अप्रोच। अब इसकी हम लोग थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई, ये लाइन को देखिए, इफ एन इवेंट हैज़ अकर्ड r टाइम्स in the way described as success in a series of n independent trials all made under the same identical conditions, the ratio of r by n का मतलब है जैसे हमने अभी r by n, तो r by n का मतलब क्या होगा, r आपका है फेवरेबल इवेंट्स का, n आपका है नंबर ऑफ ट्रायल्स का, जो हम लोगों ने अभी किया था ना 7/10, उसके बाद हम लोगों ने किया था 11/20, तो ये जो 11 हम लोगों का था ये r था और ये जो 20 था हमारा ये n था। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ऑल मेड अंडर सेम आइडेंटिकल कंडीशंस, द रेशियो ऑफ r बाई n इज कॉल्ड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो अभी मैंने आपको बताया। द लिमिट ऑफ r बाई n, जो लिमिट है r बाई n की, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब जैसे जैसे n जो है वो हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाता है, तो जो r बाई n की जो फ्रीक्वेंसी होती है, लिमिट होती है, वो क्या होती है, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, मतलब कि जब आप सिंगल उसकी परफॉर्म करेंगे, सिंगल ट्रायल को परफॉर्म करेंगे, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसमें आने की। तो ये होता है हमारा स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जिसको हम लोग एम्पिरिकल अप्रोच भी बोलते हैं। अभी जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए पहली लिमिटेशन क्या बोल रही है, फेल्स व्हेन द कंडीशंस डज नॉट रिमेन सेम। अभी हम लोगों ने जो लाइन पढ़ी उसमें पूरा जो पैराग्राफ दिया होता है उसमें दिया था ऑल मेड अंडर सेम आइडेंटिकल कंडीशंस, मतलब जो हम लोग 10 बार कॉइन को टॉस कर रहे थे, पहली बार जैसे हमने 10 बार टॉस किया, फिर 10 बार टॉस किया, फिर 10 बार टॉस किया, तो जब जब हम ट्रायल को परफॉर्म करते जा रहे हैं तो हर बार जो कंडीशंस है वो सेम है। ऐसा नहीं कि आपने जब पहली बार परफॉर्म किया तो कुछ और कंडीशन थी, दूसरी बार आपने परफॉर्म किया तो कुछ और कंडीशन थी, तो कंडीशन सेम होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन हमेशा सेम हो, तो जब भी कंडीशन सेम नहीं रहती है तो वहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है ये फेल हो जाता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है इम्प्रैक्टिकल अजम्पशन ऑफ इनफाइनाइट ट्रायल्स। तो खुद आप सोच करके देखिए कि जो ट्रायल्स हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप इनफाइनाइट ट्रायल करते जाएं, मतलब आपको एक किसी चीज़ की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको सिंगल ट्रायल की निकालनी थी, जैसे हम लोगों ने निकाला जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की लिमिट आई थी वो 0.5 आई थी, तो हम लोग सिंगल ट्रायल को करेंगे तो ये तो हमको पता है कि 0.5 हमको मिल जाएगा, लेकिन इसको अप्रोच करने के लिए, इसको निकालने के लिए हम लोगों को इनफाइनाइट ट्रायल करने पड़ते हैं। मतलब इसमें बोला था ना कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि n को हम लोग इन्फिनाइट ट्रायल तक करते जाएं। तो एक की चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोगों को n को इतने नंबर ऑफ टाइम्स करना है कि वो इन्फिनाइट ट्रायल्स के उसमें आ जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इम्प्रैक्टिकल अजम्पशन हो जाती है। और लास्ट ये बोला है एस्टिमेटेड एक्यूरेसी एज इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस के बेस पे ये होती है, तो इसीलिए इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो प्योरली एकदम करेक्ट नहीं हो सकती, वहाँ पर एस्टिमेटेड एक्यूरेसी होती है, मतलब कुछ हद तक वो सही होती, कुछ हद तक उसमें चांसेस होते हैं प्रॉब्लम, मतलब कुछ हद तक वो गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो अप्रोचेस अभी देख लिए, क्लासिकल अप्रोच और स्टैटिस्टिकल अप्रोच। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट अप्रोच की तरफ, और ये सबसे सिंपल अप्रोच है, सब्जेक्टिव अप्रोच। तो सब्जेक्टिव अप्रोच में क्या बोला जाता है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अफेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ बिलीफ और डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस प्लेस्ड इन द अकरेंस ऑफ एन इवेंट बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल बेस्ड अपॉन द एविडेंसेस अवेलेबल टू हिम। मतलब क्या बोल रहा है, सपोज पर्सन ए है और पर्सन बी है और पर्सन सी है, तीन पर्सन है। इस ए के हिसाब से बारिश होगी, इस बी के हिसाब से नहीं होगी, इस सी के हिसाब से भी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही इवेंट है, एक इवेंट हम लोगों ने कौन सा लिया, बारिश होने का, मतलब वेदर का हम लोगों ने एक इवेंट लिया। अब अलग अलग जो इंडिविजुअल हैं उनके हिसाब से अपने अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकल करके आ रही, मतलब ए कह रहा है कि चांसेस हैं कि बारिश हो जाएगी, बी कह रहा है कि नहीं चांसेस नहीं कि बारिश होगी, सी भी कह रहा है कि नहीं कोई चांस नहीं कि बारिश होगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक ही इवेंट को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ इसमें इतने चांसेस है, इसमें इतने चांसेस है, इसमें इतने चांसेस हैं। दूसरी बात करें जैसे पॉलिटिकल पार्टी का अगर अपने एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कोई कह रहा है कि बीजेपी के 20% चांसेस है जीतने के, कोई कह रहा है कि 50% चांस है, कोई कह रहा है कि नहीं ये ही जीतेगी 100% चांस है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, मतलब पर्सन टू पर्सन प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाती है। तो इस तरीके से जब आप प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच।
मतलब वहाँ पर हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारा जो पर्सनल बिलीफ है, या फिर हमारे जो सराउंडिंग में हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके हिसाब से हम लोगों का जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव। नेक्स्ट इसमें देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी एज पर दिस अप्रोच पर्सनल एस्टिमेट्स, बिलीव्स, एंटिसिपेशन एंड एक्सपीरियंस आर ऑल्सो कंसिडर इन एडिशन टू द अवेलेबल डेटा। मतलब जो आपके पास अवेलेबल डेटा है उसके साथ में आप खुद एंटिसिपेट कर रहे हो, आप खुद एक बिलीफ आपकी जो है उस पर डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है पर्सन टू पर्सन वेरी करती जाती है। और कॉर्नर के अगर शब्दों में बोला जाए तो प्रोबेबिलिटी इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड टुवर्ड्स अनसर्टेन इवेंट्स। तो ये हम लोगों ने 3 अप्रोचेस देख लिए। हम लोगों ने क्लासिकल अप्रोच देख लिया, हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल अप्रोच देख लिया, और हम लोगों ने सब्जेक्टिव अप्रोच भी कंप्लीट कर लिया। तो यही 3 अप्रोच हैं जो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ क्लासिकल अप्रोच के हिसाब से यूज़ करते हैं, लेकिन आपको स्टैटिस्टिकल और सब्जेक्टिव भी पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो ये पूरा हम लोगों ने अप्रोचेस या डेफिनेशन आप इसको बोलिए या कॉन्सेप्ट आप इसको बोलिए, तो हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। कोई भी तरीके का डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और आगे अभी प्रोबेबिलिटी के और भी वीडियोस आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।